नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो जैसे कि आने वाले जो एग्ज़ाम आपके हैं उत्तराखंड सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी कर राजस्व अधिकारी, जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म अभी फिल किए जा चुके हैं या अपकमिंग एग्ज़ाम जिनके नोटिफिकेशन यहाँ पर निकलने हैं, तो सभी के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, जो कि होगी आपकी MCQ क्लासेस टॉपिक वाइज। तो उत्तराखंड के हर टॉपिक को यहाँ पर हम कवर करेंगे MCQ के माध्यम से। और इसमें आपकी परीक्षा वाणी जो बुक है और अजय रावत जी की जो बुक है उसको एज ए मेन सोर्स लिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि इन बुक्स से क्वेश्चन आपके यहाँ पर लगातार बनते जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज से उत्तराखंड की MCQ क्लासेस यहाँ पर शुरू की गई हैं, जो हमारा पहला आज का जो टॉपिक रहेगा उत्तराखंड का इतिहास। तो बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने उत्तराखंड के पाषाणकालीन इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया है? तो यहाँ पर डॉक्टर मदन जोशी, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, बद्रीदत्त पांडे या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मदन मोहन जोशी। तो डॉक्टर मदन मोहन जोशी ने उत्तराखंड के इतिहास को, पाषाणकालीन इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है, डॉक्टर मदन मोहन जोशी, ऑप्शन ए। तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल, 3 भाग इसके यहाँ पर किए गए हैं। और पाषाण काल में आप सभी को पता है जो आदि मानव है, मनुष्य का जो पूर्वज आदि मानव था, यह पत्थर के औजार बनाया करता था। तो बात कर लेते हैं, निम्न पुरा पाषाण के जो उपकरण हैं इनकी खोज कालसी के निकट यमुना से हुई है, यमुना के किनारे से हुई है। श्रीनगर के समीप अलकनंदा से भी इनकी खोज हुई है, पश्चिमी रामगंगा घाटी से भी प्राप्त हुए हैं और अल्मोड़ा और खुटानी नाला नैनीताल से भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर अगर मध्य पुरा पाषाण उपकरणों की बात की जाए तो श्रीनगर के निकटे हमको प्राप्त हुए हैं। अभी तक उत्तराखंड में उच्च पुरा पाषाण के जो उपकरण है प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए है, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान से पुरा पाषाण उपकरणों की खोज हुई है? तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। तो पुरा पाषाण उपकरणों की खोज हुई है, देखिए श्रीनगर से हुई है, बिल्कुल चमोली से भी हुई है, देखिए अलकनंदा वाले एरिया से, कालसी यमुना से तो हुई है, गोविसाण यानी जो आज का काशीपुर है ना, गोविसाण इसका प्राचीन नाम था, यहाँ से फिलहाल ऐसे कोई पुरा पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त नहीं हुए। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, खोज नहीं हुई होगा। सॉरी, यहाँ पर निम्न में से उत्तराखंड के किस स्थान से पुरा पाषाण उपकरणों की खोज नहीं हुई है? ठीक है। देखिए 3 स्थानों से हुई है, श्रीनगर से हुई है, चमोली से हुई है, कालसी से हुई है, बट गोविसाण से नहीं हुई है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लाखू शैल चित्र का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्मोड़ा जनपद से है। देखिए लाखू गुफा चित्र जो है अल्मोड़ा जनपद से प्राप्त हुए हैं। अल्मोड़ा में सुयाल नदी के किनारे ये आपको प्राप्त होते हैं। देखिए 1968 में इनकी खोज हुई थी। कब हुई थी? 1968 में MP जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, लाखू गुफा के शैल चित्रों की। लाखू गुफा जो शैल चित्र हैं, यहाँ पर शैल चित्रों में सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जानवर का पीछा करते हुए मनुष्य को दिखाया गया है, और जो शैल चित्र है नागफनी के आकार का है। ठीक है। तो इसकी आकृति आप जब भी जाएंगे, तो अगर आपको कभी मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा। सुयाल नदी के किनारे आपको जस्ट रोड के किनारे आपको दिखेगा और ये नागफनी के आकार का है। इसके अलावा यहाँ पर अल्मोड़ा से ही फड़कानौली, पेटसाल, फल सीमा, कसार देवी, लुएथाप आदि स्थल या स्थान हैं जहाँ से आपको शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो इनकी खोज हुई है। तो इस प्रकार ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल किमनी ग्राम किस जनपद में स्थित है? तो किमनी ग्राम जो है चमोली में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। किमनी से जो मिला है आपको सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार भी मिले हैं। ठीक है। तो सफ़ेद रंग के और चित्रित हथियार मिले हैं किमनी ग्राम चमोली से। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। चमोली में अन्य स्थल भी हैं, जैसे आपके किमनी के अलावा हो जाएंगे आपके ग्वारख्या उडियार है, इस तरह से। तो ये भी यहाँ पर मिले हैं जहाँ से कि आपको शैल चित्र प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फड़कानौली और पेटसाल शैलाश्रयों की खोज किसने की थी? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, डॉक्टर सुधर मठपाल, डॉक्टर जय जोशी या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा डॉक्टर यशोधर मठपाल। देखिए फड़का-नौली और पेटसाल जो है दोनों अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। फड़का-नौली की खोज डॉक्टर यशोधर मठपाल ने करी थी 1985 में, और पेटसाल की खोज हुई थी जस्ट 4 साल बाद 1989 में। तो दोनों ही शैलचित्र जो है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और दोनों की खोज किसने करी है? डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं? बनकोट, नैनी पातल, ऑप्शन ये भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ताम्र मानव की आकृतियां प्राप्त हुई हैं बनकोट और नैनी पातल दोनों से। अब ये दोनों जो प्लेस है पिथौरागढ़ जनपद में है। बनकोट से 8 तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, और नैनी पातल से कितनी? 5। तो ये दोनों कहाँ पर स्थित है? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड संस्कृति के अवशेष उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति यानी मृदभांड मिट्टी के बर्तन, जो यहाँ पर उस समय जो इस तरह की संस्कृति थी, गैरुए मिट्टी के बर्तन, तो इस तरह की संस्कृति के अवशेष उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हरिद्वार से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन हरिद्वार में क्या है आपका? हरिद्वार के निकट एक स्थान है बहादराबाद। तो बहादराबाद में यहाँ पर जो खनन हुआ था, एक बार 1951 में किया गया था और एक बार 1953 में किया गया था। तो 1953 में जो खनन करवाया गया था, ये डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कराया गया था। इनका नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा। ये जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, वहाँ भी कई सारे स्थलों की खोज में इनको यहाँ पर श्रेय जाता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड के हरिद्वार से बहादराबाद जो स्थान है, यहाँ पर इन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी, और यहाँ पर इनको गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हरिद्वार। तो अगला जो प्रश्न है, 1956 में मलारी से सावधानों की खोज किसने की थी? तो 1956 में मलारी के सावधानों की खोज करी थी डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। मलारी चमोली का एक गांव है, और यहाँ से कई मात्रा में यहाँ पर सावधान प्राप्त हुए। ठीक है, सावधान यानी कि जिनको समाधियाँ एक प्रकार से हम कहते हैं। तो शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में इनकी खोज की है। अब यहाँ पर जो ये सावधान है, देखिए सावधान में इसकी 2 बार खोज हुई थी। एक बार 1956 में तो इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर 1983 में भी खोज हुई थी इनकी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी खोज की गई थी, और इसके अलावा यहाँ पर 2001 और 2002 के बीच में भी इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। तो यहाँ पर दोनों ही टाइम इनकी खुदाई की गई थी, और यहाँ पर कई सारे सामान मिले थे। जैसे यहाँ पर क्या क्या मिला, देखिए एक मानव का एक कंकाल मिला है, और लगभग 5.25 किलो का क्या मिला है? सोने का एक मुखौटा भी मिला था। तो ये यही मिला था आपका मलारी के जब यहाँ पर खुदाई की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ब्राह्मण ग्रंथों में बद्रीनाथ का नाम वर्णित है। ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का उल्लेख है। उत्तराखंड का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के हिमालय के 7 खंडों का वर्णन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब इसमें से कौन सा सत्य नहीं है भाई? ऑप्शन डी सत्य नहीं है। स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेपाल खंड और मानस खंड, केदार खंड, जालंधर खंड और कश्मीर खंड। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस तरह से 5 खंडों का वर्णन मिलता है। और भगवान शिव ने ये किसको सुनाया है? 5 खंड, जो 5 खंड हैं हिमालय के, इनका वर्णन यहाँ पर माता पार्वती को भगवान शिव ने सुनाया था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। तो कितने खंड हैं भाई? 5 खंड हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस पंचप्रयाग की महाभारत में 1000 से अधिक श्लोकों द्वारा प्रशंसा की गई है? तो पंचप्रयाग हमको आप सभी को पता है, उत्तराखंड में जो पंचप्रयाग हैं वह ये विश्व प्रसिद्ध हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग। तो इसमें क्या है आपका जो पंचप्रयाग है महाभारत में, उसमें 1000 से ज़्यादा श्लोकों से प्रशंसा की गई है। तो ये है आपका देव प्रयाग, देवों का प्रयाग। ठीक है, नाम से स्पष्ट है देव प्रयाग। देव प्रयाग की 1000 श्लोकों से ज़्यादा से प्रशंसा की गई है। इसको यहाँ पर महाभारत और ग्रंथ में समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। और यहाँ पर देव प्रयाग, इसी के निकट एक गुफा है व्यास गुफा। ठीक है, कौन सी गुफा है भाई? व्यास गुफा, पौड़ी जनपद में स्थित है।
तो ये भी इसी के निकट स्थित है। और यहाँ पर व्यास जी ने क्या किया था, निवास किया था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, व्यास गुफा कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, कनखल शब्द वर्तमान में किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो कनखल जो है ये प्रयुक्त होता है हरिद्वार के लिए, ठीक है, माया नगरी हरिद्वार, गंगा का द्वार हरिद्वार, ठीक है, कनखल इसके लिए प्रयुक्त होता है। बाकी हम यहाँ पर कालसी को, इसका जो पुराना नाम देखते हैं तो कालसी को कालकूट भी कहा जाता था, कालकूट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान में उत्तराखंड के किस क्षेत्र से की जाती है। सुबाहुपुर की जो पहचान की जाती है वर्तमान में उत्तराखंड के श्रीनगर से, जी हाँ, श्रीनगर से इसकी पहचान की जाती है। श्रीनगर को हम पहले श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, श्री क्षेत्र, या फिर उसको सुबाहुपुर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो राजा सुबाहु था वो उसका यहाँ पर राज चलता था, तो इसलिए हम कह देते सुबाहुपुर, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब महाभारत के टाइम पे वनवास हुआ था पांडवों को, तो वनवास से लौटते समय पूरा करके जब वो आए तो पांडवों ने एक रात यहाँ पर विश्राम किया था सुबाहुपुर में, राजा सुबाहु के वहाँ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका श्रीनगर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन 13 है, कालसी शिलालेख के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यह शिलालेख जो है मौर्य सम्राट अशोक का है। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख की अवधि 257 ईस्वी ज्ञात की गई है। इस शिलालेख में हाथी व अन्य पशुओं का चित्रण किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस शिलालेख में संस्कृत भाषा के लेख प्राप्त हुए हैं। देखिए, अशोक का जो कालसी शिलालेख है इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और लिपि इसकी ब्राह्मी है, ठीक है। कौन सी भाषा में इसके लेख है, प्राकृत, और लिपि क्या है इसकी, ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि जो कालसी शिलालेख है इसका स्थानीय नाम क्या है। तो स्थानीय भाषा में वहाँ के लोग इसको किस नाम से जानते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन 14 है, निम्न में से कौन सी मुद्राएं उत्तराखंड से प्राप्त नहीं हुई है। अमोघभूति मुद्राएं, अल्मोड़ा मुद्राएं, छत्रेश्वर मुद्राएं या इंडो यूनानी मुद्राएं। तो इसका उत्तर जो है इंडो यूनानी मुद्राएं यानी ऑप्शन डी। देखिए, अमोघभूति मुद्राएं, अल्मोड़ा मुद्राएं और छत्तीसगढ़ मुद्राएं, तीनों प्रकार की मुद्राएं जो है उत्तराखंड से प्राप्त हुई हैं। ये कुलिंद वंश से संबंधित मुद्राएं हैं। अमोघभूति जो है ये सबसे प्रतापी शासक था, तो इसकी रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो अमोघभूति की रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और ये ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में इनसे लिखा गया है। अल्मोड़ा मुद्राएं जो है देखिए ये भी प्राप्त हुई हैं, यहाँ पर कुलिंद वंश से ही हैं भी। अल्मोड़ा मुद्राएं जो है इसमें से 4 मुद्राएं तो ऐसी हैं जिनको ब्रिटिश संग्रहालय जो है वहाँ पर रखा गया है, जबकि जो 54 मुद्राएं हैं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई हैं, जो यही हमारे देश में स्थित है, ठीक है। तो ये 4 हैं जिनको ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है, 54 कत्यूर घाटी वाले एरिया से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ मुद्राएं हैं ये भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। छत्तीसगढ़ मुद्राएं जो हैं ये जो छत्तीसगढ़ देव थे कुलिंदों के अधिष्ठाता देव थे, यानी इसकी पूजा क्या करते थे, इनके आराध्य देव थे, तो ये भी इनसे यहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडो यूनानी मुद्राएं प्राप्त नहीं हुई है उत्तराखंड वाले क्षेत्र से। अगला जो प्रश्न है, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी है। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली राजनीतिक शक्ति थी वो थी आपकी कुलिंद राजवंश। तो यहाँ पर देखिए कुलिंद राजवंश जो है ये 200 से 300 ईस्वी पूर्व के आसपास यहाँ पर उत्तराखंड में आए थे और इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, शासन अपना किया था, ठीक है। तो उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी हो जाएगी, कुलिंद राजवंश। कुलिंदों के बाद देखिए कौन आए थे, कुषाण आए थे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदुवंश ने उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में 3री-4री शताब्दी ईस्वी में शासन किया। इनकी मुद्राएं जौनसार, बाबर, कालो का डंडा, सहारनपुर आदि क्षेत्र से मिलती हैं। यदुओं के समकालीन कुलिंद पर्वतीय प्रदेश में शासन करते रहे। बिल्कुल ऑप्शन डी सभी कथन सही हैं इसके, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सारे कथन के सारे कथन क्या है, सही है। देखिए यदुवंश के जो यहाँ पर एक फेमस राजकुमारी थी उसका नाम था राजकुमारी ईश्वरा, और राजकुमारी ईश्वरा का एक अभिलेख मिलता है लाखा मंडल का जो प्रशस्ति अभिलेख है, ये भी पूछा जाता है कई बार। इसके अलावा इस अभिलेख में क्या यहाँ पर बात आती है कि
यदुवंश की जो राजधानी थी वो सिंहपुर हुआ करती थी। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने यमुना के तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यमुना के तट पर जो अश्वमेध यज्ञ किया था, ये क्या था भाई? शीलवर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, शीलवर्मन। तो शीलवर्मन की जो बाण वाला यज्ञ वेदिका है, ये पूछा जाता है कई बार, इंपोर्टेंट है, बाण वाला यज्ञ वेदिका। ठीक है, यज्ञ वेदिका जिसमें यज्ञ किए जाते हैं, तो ये यहाँ पर जगत ग्राम देहरादून में स्थित है। तो शीलवर्मन की बाण वाला यज्ञ वेदिका जनपद देहरादून के कौन से गांव है भाई? ये है आपका जगत ग्राम। ठीक है, जगत ग्राम में स्थित है बाण वाला की यज्ञ वेदिका। अब यहाँ पर 3 यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी यज्ञ वेदिकाएं? 3 यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई। और इसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? ऐसा वर्णन आता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ के यहाँ पर को किया था। ठीक है, किसने? शीलवर्मन ने। शीलवर्मन जो राजा था, ये अपने वंश का, इसका वंश था युगसैल का वार्षगणीय गोत्र। ठीक है, युगसैल के वार्षगणीय गोत्र से संबंधित था और ये अपने वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। और जो बाण वाला यज्ञ वेदिका है, आपको पता लग गया कि जगत ग्राम देहरादून में स्थित है। इसमें यज्ञ वेदिका में भी कुछ लेख लिखे गए हैं, जो ब्राह्मी में लेख लिखे गए हैं। यहाँ पर 300 से 400 ईस्वी के यहाँ पर ये यज्ञ वेदिका, इसका अनुमान लगाया गया है कि ये 300 से 400 ईस्वी के बीच की रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड के क्षेत्र को किस नाम से वर्णित किया गया है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उत्तराखंड का जो नाम आया है वो आया है कर्तपुर। ठीक है, कर्तपुर नाम से इसको उल्लेखित किया गया है। और इसके बाद देखिए, गुप्त वंश जब समाप्त हुआ तो उत्तराखंड में यदुवंश और नागवंश इत्यादि आए। तो अभी हम देखेंगे आगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाखा मंडल देहरादून से इसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, राजकुमारी ईश्वरा का। राजकुमारी ईश्वरा का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये राजकुमारी ईश्वरा यदुवंश, ये यादव वंश से संबंध रखती थी। तो इसमें जो अभिलेख प्राप्त हुआ है लाखा मंडल प्रशस्ति का अभिलेख, इसमें 11 पीढ़ी के 12 शासकों का नाम अंकित है। तो ये याद रखेंगे आप, कितने शासक हैं इस अभिलेख में? उनकी संख्या है 12। ठीक है, और उनकी पीढ़ियाँ 11 हैं, लेकिन शासक कितने हैं? 12 हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख में कितने शासकों का नाम आया है? तो गोपेश्वर का जो त्रिशूल अभिलेख है चमोली गोपेश्वर में स्थित है। तो इसका जो इसमें जो यहाँ पर टोटल शासकों के नाम है 4 हैं। ठीक है, तो ये जो नाग शासक हैं भाई, कौन से वंश से संबंधित है? उत्तराखंड में नाग वंश जो स्थापित हुआ था, इससे यहाँ पर संबंधित है। तो इनके नाम है गणपति नाग, अंशु नाग, विभु नाग और स्कंद नाग। तो इनमें जो सबसे फेमस है नाग वंश का राजा, वो गणपति नाग है। ऐसा माना जाता है कि गणपति नाग ने ही गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख की स्थापना की थी। और ये लगभग जो है 6वीं या 7वीं शताब्दी ईस्वी का जो अभिलेख माना जाता है गोपेश्वर का त्रिशूल अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा एक त्रिशूल अभिलेख हमारे उत्तराखंड में और पाया जाता है। वो कौन से जनपद में या स्थान में पाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है कि गोपेश्वर के अलावा एक त्रिशूल अभिलेख दूसरी जगह कौन सी पाया गया है। अगला है क्वेश्चन 21 है, वर्धन वंश की समाप्ति के बाद उत्तराखंड क्षेत्र में किस जनपद का उदय नहीं हुआ था? तो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्नपुर, गोवेसाण या कर्तपुर। देखिए, जब वर्धन वंश समाप्त हो गया 647 ईस्वी में, क्या हुआ ना, हर्षवर्धन की मृत्यु होने के साथ ही कई सारे जो राज्य थे बड़े बड़े टूट के छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगे। तो यहाँ पर जो आपका उत्तराखंड का जो क्षेत्र था वह भी क्या हो गया, आपका 3 हिस्सों में बट गया। तो ब्रह्मपुर, शत्रुघ्नपुर और गोवेसाण में बट गया। तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है, कर्तपुर में नहीं बटा। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुर, शत्रुघ्न और गोवेसाण में बट गया था आपका उत्तराखंड का जो क्षेत्र था। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या था आपका? ब्रह्मपुर था। सबसे पहले यहाँ पर जो आपका था वो था शत्रुघ्न। ठीक है, शत्रुघ्नपुर था। फिर यहाँ पर एक बीच में नदी आ जाएगी, गंगा नदी, इसकी लास्ट सीमा गंगा थी। फिर यहाँ पर ब्रह्मपुर आ गया था, ब्रह्मपुर, और इसके बाद नीचे पे यहाँ पर लास्ट में आ गया था गोवेसाण। ठीक है, जो आज का काशपुर वाला एरिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा राज्य था वो ब्रह्मपुर माना जाता था, ये ब्रह्मपुर था। और इसी ब्रह्मपुर राज्य में अभी आगे चल के हम देखेंगे कि पौरव वंश यहाँ पर अस्तित्व में आने लग गया था। यानी पौरव वंश यहाँ पर क्या हो गया था? स्थापित हो गया था, जिसने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर क्या हुआ था? उत्तराखंड में शासन भी किया हुआ था।
तो 1 बाय 1 करके हम यहाँ पर सारे टॉपिक कवर करेंगे। देखिए आपके सारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो कवर होंगे एमसीक्यू के माध्यम से। उत्तराखंड का इतिहास अभी चल रहा है और आगे इसको हम इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमारी शिवरा के लाखामंडल प्रशस्ति में कितने शासकों के नाम अंकित हैं? तो इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, 12 शासक। 11 पीढ़ी के कितने शासक थे? 12 शासक थे। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे उत्तराखंड के इतिहास से। आगे भी इसी तरह से क्लास यहाँ पर डेली अब यहाँ पर चलाई जाएगी। तो आप सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक अवश्य करना है। और आपका इस क्लास में कितना स्कोर रहता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है और हम आगे भी क्लास यहाँ पर कंटिन्यू रख पाएंगे। तो फिर आप सभी से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।